We will start with gravitation. ग्रेविटेशन, बेटा ये ग्रेविटेशन जो है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है? एनडीए एंड जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे बोर्ड के लिए कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो ग्रेविटेशन में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा वो क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है बेटा? एनी आइडिया व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? बॉडीज जो है वो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में जो जब अट्रैक्टिव फोर्स फील करती हैं वो उनके डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और करेक्ट करेक्ट करेक्ट। देखो अगर आपके पास दो मासेस है, मान लो ये मास हमारा m1 है और ये मास जो है हमारा m2 है, ठीक है। लेट सपोज वी आर टेकन टू मासेस m1 एंड m2, दो मासेस है, ठीक है। लेट सपोज दोनों मास के सेंटर के बीच में, दोनों के सेंटर के बीच में दिस इज अ डिस्टेंस r, ओके। तो बेटा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा, जो फोर्स होगा इसमें, वो कौन सा फोर्स लगेगा बेटा? वो होगा g m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, करेक्ट। मतलब ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? दोनों बॉडी के मासेस पे, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हमें अपने क्या रखना है? दिमाग में रखना है, ठीक है। एंड दिस इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जिससे ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? पुल करेंगे, ठीक है। ओके तो अब ये बताओ बेटा, ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज पुलिंग नेचर होता है या कभी पुश भी कर सकता है? अट्रैक्टिव होता है या फिर रिपल्सिव होता है? ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है बेटा? इज इट अट्रैक्टिव फोर्स और इज इट रिपल्सिव फोर्स? ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, करेक्ट। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर देखेंगे बेटा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव एंड कैन बी रिपल्सिव एज वेल, बट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। और बेटा फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? फंडामेंटल फोर्सेस की कैटेगरी में आता है। 7 फंडामेंटल फोर्सेस ना, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी फॉल्स अमंग दी 7 फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमने ये निकाला, अब हम निकालेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, अब ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? मान लो दिस इज आवर अर्थ, ये क्या है बेटा? दिस इज आवर अर्थ, ठीक है। अर्थ पे एक स्मॉल बॉडी रखी हुई है, मान लो आप कोई आपने बॉल फेंका, छोटा सा बॉल फेंका अर्थ के सरफेस पे, राइट, ठीक है, गॉट इट, ठीक है बेटा। ये मान लो अर्थ पे छोटा सा बॉल है जो आपने फेंका, ठीक है। अब ये बेटा जानते हो कि क्योंकि अगर ये सरफेस पे ही है तो सरफेस पे अगर है तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा आर, वो आर ही के बराबर होगा, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा, करेक्ट और नॉट? करेक्ट बेटा। एंड दिस इज मास ऑफ अर्थ, दिस इज योर मास ऑफ बॉल, मास ऑफ बॉल, ठीक है, करेक्ट। तो इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा बेटा? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा इसमें कैपिटल जी। कैपिटल जी इज व्हाट बेटा? कैपिटल जी इज ग्रेविटेशन कांस्टेंट, राइट। किसके बराबर होगा ये? मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ बॉल डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा बेटा? क्योंकि ये बॉल सरफेस, अर्थ के सरफेस पे ही है, तो जो डिस्टेंस होगा वो क्या, वो किसके बराबर होगा? रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा। क्या हो जाएगा? आर ई स्क्वायर, करेक्ट। ये मान लो इक्वेशन 1 है, करेक्ट और नॉट? अब बेटा इस बॉडी का जो इस बॉल है, इस बॉल का कोई वेट भी होगा, और वो वेट कैसे निकालते हैं बेटा? वेट कैसे आता है? मास ऑफ बॉल मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटी, ये होता है, करेक्ट और नॉट? अब बेटा देखो ये दोनों फोर्सेस क्या है? दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, तो अगर दोनों फोर्सेस इक्वल है तो क्या होगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और बॉडी का वेट दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को आपस में इक्वेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ बॉल मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पुल, दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी,
मास ऑफ बॉल डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ मीन्स आर ई स्क्वायर, करेक्ट। अब देखो ये मास ऑफ बॉल और मास ऑफ बॉल कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ जी इज नथिंग बट दिस इज जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, करेक्ट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ जी, करेक्ट और नॉट, राइट। नेक्स्ट पेज में बढ़ रहा है। हमने अभी भी देखा कि जो जी की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है। अब जी की वैल्यू कितनी होती है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के जी स्क्वायर, ये होती है यूनिट कैपिटल जी की। मास ऑफ अर्थ कितना लेते हैं हम, मास ऑफ अर्थ, व्हाट इज मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ इज 6.02 into 10 to the power 24 kilograms, correct. This is mass of earth. What is radius of earth, radius of earth is roughly 6378 kilometers, correct. Got it. So when you will substitute all these values, capital value of capital G, value of capital M E, value of R E square, you will get G as 9.81 meter per second square. Alright. In this way we get the value of G. Acceleration due to gravity on Earth. This is for the planet Earth. Yes, sir. Planet Earth. Observe this equation. Small g. बेटा इस वाला ये जो g का जो इक्वेशन है, ये g किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, स्मॉल g किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, आप देख के बता सकते हैं। रेडियस मतलब डिस्टेंस पे, और जो क्या कहते हैं मास ऑफ प्लैनेट है, अगर किसी प्लैनेट का निकालें तो रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट और मास ऑफ दैट प्लैनेट। क्या मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, मास ऑफ बॉल पे डिपेंड करता है स्मॉल जी? बिकॉज मास ऑफ अर्थ बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा है मास ऑफ बॉल से, तो इतना डिपेंड नहीं करता। तो व्हाट डज इट मीन बेटा, कोई भी, इसका मतलब ये हुआ ये जो स्मॉल जी है, स्मॉल जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। आप कोई भी मास ऑफ ऑब्जेक्ट ले लो, चाहे बॉल ले लो, चाहे फेदर ले लो, चाहे रॉकेट ले लो, चाहे स्पेसशिप ले लो, जो स्मॉल जी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम होगी। इसका मतलब ये है कि सारे ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे, सेम रेट से एक्सेलरेट करेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रेट ऑफ एक्सेलरेशन सबके लिए सेम होगा, करेक्ट और नॉट, बिकॉज वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। आप कोई भी, आप टेबल ऊपर से गिराओ, चाहे छोटा सा पिन ऊपर से गिराओ, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या होगा बेटा, सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम होगा। क्यों क्यों सेम होगा, बिकॉज वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ही नहीं करता है, करेक्ट और नॉट, करेक्ट, करेक्ट। सो इसको हम और अच्छे तरीके से समझेंगे, एक बार देखेंगे कि कैसे होता है। देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, बॉल और फेदर दोनों सेम हाइट पे हैं, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था, ये वाला एक्सपेरिमेंट विदाउट वैक्यूम था। विदाउट वैक्यूम था इसलिए क्या था, यहाँ पे एयर ड्रैग था, तो एयर ड्रैग था तो फेदर पे एयर ड्रैग ज्यादा है, बॉल पे एयर ड्रैग कम है, तो इसलिए क्या कर रहा है, बॉल जल्दी हमारा ग्राउंड पे आ जा रहा है एंड फेदर लेट में आ रहा है। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, ये सेम एक्सपेरिमेंट वी विल ट्राई टू, ये जो दिखा रहे हैं इस पे बीबीसी पे, ये सेम एक्सपेरिमेंट कहाँ करेंगे, अब ये लोग वैक्यूम में करेंगे, ठीक है, जहाँ पे एयर ड्रैग नहीं होगा, मिनिमम होगा। देखो वैक्यूम में बेटा, किसमें बेटा, ये सारे देखो सेम रेट से एक्सेलरेट हो रहे हैं, फेदर और हैमर देखा एक साथ गिरा,
करेक्ट। तो बेटा हमें ये पता चल गया कि वैल्यू ऑफ स्मॉल जी क्या होती है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जितनी भी बॉडी का हम एक्सपेरिमेंट करेंगे दैट ऑल द बॉडीज विल एक्सीलरेट थ्रू द सेम रेट, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। आगे बढ़े, गुड, करेक्ट। अब आप एक बात बताओ बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय मास? मास इज नथिंग बट वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, करेक्ट। और वॉल्यूम क्या होता है बेटा? स्पेरिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, करेक्ट। अब बेटा आप जानते हो ये जो जी है, जी की इक्वेशन में, स्मॉल जी की इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ये जो मास ऑफ दी, ये जो मास है बेटा, मास को हम इससे रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 4/3 पाई, अर्थ के लिए देख रहे हैं तो कितना हो जाएगा बेटा? ये आर क्यूब हो जाएगा। और डेंसिटी किसका होगा बेटा? डेंसिटी को हम डी मान लेते हैं, दैट इज मीन डेंसिटी, रो या डी कोई कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाई व्हाट बेटा? आर स्क्वायर, एज इट इज जो यहाँ पे था आर स्क्वायर, करेक्ट। सो अगर आप इस ढंग से सॉल्व करोगे तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ जी इज नथिंग बट 1/3 टाइम्स कैपिटल जी इंटू पाई इंटू आर ई इंटू डेंसिटी। This is also very important. What is D? D is nothing but mean density. What is D? D is mean density of Earth. Mean density of 4/3. This will be 4/3. Correct? So this formula is also important. ये भी बेटा क्या है? ये भी important है. Correct? आगे बढ़े. Now we will understand variation of gravity. We will understand variation of gravity. Variation of gravity कैसे होता है? What is variation of gravity? So first of all let us understand what is value of small g. अभी तक हमने जो g देखा that g was at the surface of the earth. जो small g हमने देखा था बेटा अभी वो कहाँ था? That is for the surface of the earth, जब बॉडी हमारी surface of the earth थी। बट अब small g की वैल्यू कितनी होगी जब क्या होगा? बॉडी हमारी अर्थ से एक हाइट पे होगी, एट एन हाइट होगी, ठीक है। सो लेट अस अज्यूम दिस इज आवर अर्थ, ठीक है, एंड दिस इज आवर सम ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड जो यहां से जो डिस्टेंस है, सरफेस से जो उसका डिस्टेंस है, सरफेस से सेंटर तक जो उसका डिस्टेंस है वो क्या है बेटा? h है, हाइट h है, ठीक है। और यहां सेंटर से लेके यहां जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा? r ही है, रेडियस ऑफ अर्थ है। तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस जो होगा बेटा r e प्लस h होगा, ठीक है। वी ऑलवेज टेक डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ द प्लैनेट। तो कितना होगा बेटा? टोटल डिस्टेंस विल बी r e प्लस h, करेक्ट, करेक्ट। मान लेते हैं ये हमारा क्या है? अर्थ है, तो मास ऑफ अर्थ m ही हो जाएगा। और ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मान लेते हैं इसका मास है स्मॉल m, ठीक है, ठीक है। और जो ग्रेविटी है बेटा, ग्रेविटी जान लो, ग्रेविटी हमारी जी एच है, क्योंकि एक हम स्मॉल जी निकाल रहे हैं एट एन हाइट, करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन शुड बी कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी आर ई प्लस एच का स्क्वायर, करेक्ट। दिस इज आवर इक्वेशन 1. In a similar way, what should be the gravitational attraction? कितना होना चाहिए बेटा? ये होना चाहिए मास ऑफ दैट बॉडी मल्टीप्लाई बाय स्मॉल जी एच, करेक्ट और नॉट? होना चाहिए ये, करेक्ट। दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हैं, इक्वेट कर देते हैं। जी ऑफ एच दिस इज इक्वल टू नथिंग बट जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच स्क्वायर. Now beta the small m and small m will get cancelled out and g of h will be g of me divided by re plus h का whole square. Correct or not? Correct?
correct. Now what we will do, let us assume this is our equation third, right? Now in equation third, if you will substitute in equation third, let us assume h is equal to 0. अगर हाइट 0 होगा बेटा तो इसका मतलब क्या हुआ, जो gh है वो क्या बन जाएगा, वो gs बन जाएगा, सरफेस ऑफ द अर्थ बन जाएगा, करेक्ट और नॉट, यानी gme अपॉन r स्क्वायर, करेक्ट और नॉट, करेक्ट. Now see this equation, see equation number 3 and equation number 4, ठीक है. Now what I am going to do, I am going to divide this equation 3 and equation 4, correct, correct. So अब हमें क्या मिलेगा, g of h divided by g of s is nothing but gme upon re plus h square multiply by re square divided by gme, करेक्ट और नॉट, करेक्ट. अब बेटा जो कॉमन फैक्टर्स होंगे, कॉमन फैक्टर्स हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है. तो कॉमन फैक्टर जब हम कैंसिल करेंगे तो g of h divided by g of s, this will be equal to re square divided by re plus h square, correct, correct. Now beta, if you want to find g of h in terms of g of s, means you want to find gravity at an height h, provided that you know what is gravity on the surface of that planet, correct or not, whether it be moon, whether it be Mars, whether it be your own planet earth, right? So you want to find what is the value of g of h, provided that you know what is the gravity on that surface of the planet. So this will be nothing but re square divided by re plus h whole square, correct or not, correct, correct. So this is very important relation, this is relation equation number 5, this is very important, correct. You can keep it in the box as well, let us keep this in a box, right? This is very important, right? Now let us understand this thing, variation of gravity with height by cases. So let us take first case, that is case number 1, case number 1. So what is case number 1? We are assuming g of h is less than g of s. Force of gravity at an altitude is less than the gravitation at the surface, correct? Or you can see this g of h will be always less than g of s, correct or not? If you are not assuming this as a case, then perhaps you can from this equation you can observe this g of h is always less than g of s, correct or not beta, correct, because re plus h will be always greater than re. So if you will find gravity at an height, that will be, means if you will move away from the surface of the earth, your gravity will decrease, correct or not, correct. So by height your gravity decreases. So you can write as altitude increases, gravity decreases, correct. Now let us understand this by cases. Case number 1, my height is comparatively less than the radius of the earth, correct. So if I'm assuming this much, it means that I'm not going at a very high altitude, right? कहाँ पे हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा पास में ही है, मतलब हम हाइट को कंपेरेटिवली नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, करेक्ट. ऐसा कब होगा, जब जो हमारा बॉडी होगा वो क्या होगा, अर्थ के सरफेस के क्लोज होगा, करेक्ट. उस केस में क्या होगा, जो हमारा g ऑफ h होगा, g of h is equal to g of s divided by re square multiply by, और हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, in order to understand this in a more better way, what we can do, we can, यहाँ पे g of s है, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, re square यहाँ पे है,
इसको एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। या फिर हम इस वाले इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, g ऑफ h डिवाइडेड बाई g ऑफ h, ये है आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर, करेक्ट, इसका होल स्क्वायर, करेक्ट। नाउ अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें, g ऑफ h डिवाइडेड बाई g ऑफ h, दिस इज नथिंग बट आर ई प्लस एच होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर, करेक्ट। g of h divided by g of h, this will be nothing but r e स्क्वायर हम कॉमन ले रहे हैं बेटा, r e अगर बाहर आएगा तो r e का स्क्वायर बाहर आएगा ना यहाँ से, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा, 1 प्लस h अपॉन r e, ठीक है, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है बेटा यहाँ पे r e स्क्वायर, ठीक है। तो r e स्क्वायर और r e स्क्वायर क्या बेटा, कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर्स विल गेट कैंसिल आउट। कितना बन जाएगा यहाँ पे, 1 प्लस h अपॉन आर ई होल स्क्वायर, करेक्ट, करेक्ट और नॉट, करेक्ट। अब बेटा हम अगर हम इसका फिर से रेसिप्रोकल ले लें तो जी एच अपॉन जी एस विल बी व्हाट, जी एच अपॉन जी एस विल बी 1 अपॉन एच अपॉन आर ई। इसका पावर क्या होगा बेटा, इसका पावर -2 हो जाएगा क्योंकि हमने रेसिप्रोकल लिया दोनों साइड, करेक्ट। नाउ बेटा वी विल एक्सपैंड दिस टर्म विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन के हिसाब से अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो कितना आएगा बेटा इसका आंसर, 1 अपॉन -2h अपॉन आर ई, करेक्ट, करेक्ट और नॉट, करेक्ट। So your relation g of h will be equal to what, g of h multiply by 1 minus 2h upon r e. So this is very important. This is very important. Understood? Got it beta. So this is very important. Keep this in a box. So this is what beta, this is equation number 6. You can assume this as equation number 6, correct. So this is very important relation, right. Now let us solve a question, right. So this is a question, at what height the value of g becomes g by 4. How you will solve this question? No, you have to solve it mathematically beta. You don't have to guess, right? कि g by 4 कब होगा, g by h कैसे होगा. You have to solve this with the help of equations. Whatever equation I have told you, you have to use that equation and then you have to solve. तो अभी हमने क्या देखा था जस्ट इससे पहले, यस, -2h अपॉन आर ई, ठीक है। तो इससे हमें पता क्या चला था, इससे पता ये चला था कि g ऑफ h, अब देखो यहाँ से 1 में से कोई टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 1 में से अगर कोई टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो g ऑफ h होगा वो कम होगा, करेक्ट और नॉट, करेक्ट। सो दिस वाज मोर प्रिसाइज इक्वेशन। तो अब इस वाले क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, ये पूछ रहे हैं हमें हाइट की वैल्यू आप बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइट, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसके लिए क्या है, जो हमारा सरफेस है g ऑफ s वो कितना है बेटा, g है, सॉल्यूशन हम जानते हैं ये है, और g ऑफ h कितना होगा बेटा, g ऑफ h विल बी g by 4, करेक्ट, ये हमें गिवन है, करेक्ट और नॉट बेटा, ये गिवन है, करेक्ट, ठीक है। अब हम जानते हैं ये वाला रिलेशन कि g ऑफ h डिवाइडेड बाई g ऑफ s वो कितना होता है बेटा, ये होता है, कितना होता है, जनरल रिलेशन जो होता है ये होता है, करेक्ट, ये हमारा जनरल रिलेशन है, करेक्ट। सो इसके हिसाब से जो हमारा g ऑफ h होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, g by 4 होना चाहिए, और g ऑफ s कितना होना चाहिए, g होना चाहिए आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर, करेक्ट, करेक्ट बेटा। सो नाउ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 by 4 एंड दिस विल बी आर ई डिवाइडेड बाई आर ई
plus h, and this can be written as whole square, correct? Correct. So now when we'll solve this RE upon RE plus h, so this will be equal to what, beta? Under root of 1 by 4. So this under root of 1 by 4 is nothing but, when you solve, you will get plus minus 1 by 2. Correct? So now we will take first one positive root and then we will take a negative root. Correct? Correct? So taking plus half. So when we take plus half, this RE divided by RE plus h, this will be nothing but, this will be equal to half. Correct? Correct, beta. Now let us cross multiply this 2 RE. This will be nothing but RE plus h. Correct? So what you will get from there? You will get RE is nothing but this is equal to h. So this is your answer. It means that if you'll go at a height which is equal to the radius of the earth, then your gravity will become g by 4 of the surface. Correct? Whatever gravity will be there on the surface, that will become 1 by 4 times. Correct or not? Correct? Correct. This is interesting or not interesting? Now let us take minus half. Taking minus half as our root. So this will be RE divided by RE plus h. This will be equal to minus half. Correct? So this will be equal to twice RE is equal to minus RE minus h. Correct? So from here you will get RE is equal to minus h by 3. So what do you mean by this? What do you mean by this? Or you can see our h should be minus 3 times radius of earth. This is another solution. So both the solutions are correct. Both the solutions are correct. I'll tell you how both the solutions are correct. So let us suppose this was our earth. Correct? Correct, beta. So first solution was, this is radius of earth. And if you'll move at an height which is equivalent to radius of earth, h is equal to RE, then here your gravity will become g by 4. Correct? Correct? This is also correct. Let's suppose you are going, this distance is RE, this distance is another RE, and this distance is another RE. Correct? So this is what, beta? This is h is equal to minus 3 RE. Correct? RE, RE and RE. Correct? So here also you will get gravity as g by 4. Correct? So in both the ways, so there are two heights where you can get gravity as g by 4. Correct or not? Correct? Distance in okay, I'll tell you what is the significance of minus sign. Minus sign means, let's suppose you are, see, distance depends upon our assumption. Let's suppose if you are dealing with coordinate geometry, so what do you do? Let's suppose this is our y-axis. So you assume this, when you are going upwards, you are assuming this as positive, correct? From the surface. Let's suppose this was our datum, correct? Correct, beta? This was our datum, correct? Batao beta, Anj. Correct or not? Correct? But if you go below datum, this height will be negative, correct? Correct or not? So what we have assumed? We have assumed this center of the earth, this is center. So if you, so this center of the earth is acting like a datum, correct? So if you are moving upwards in an upward direction, so you will take this as positive, correct? But if you go below this datum, so this distance will be negative, correct? Correct or not? So both the distances are positive, both the distances are possible, right? It just depends upon your choice कि आपने datum कहाँ माना था. हमने सारे कैलकुलेशन के लिए datum अपना सेंटर ऑफ द अर्थ माना है, इसलिए बेटा अगर सेंटर ऑफ अर्थ से ऊपर जाते हैं तो that distance will be positive, सेंटर ऑफ अर्थ से नेगेटिव आते हैं so that distance will negative. That is why बेटा क्या था यहाँ पे, सेंटर ऑफ अर्थ से ऊपर गए तो प्लस RE,
यहाँ नीचे गए तो क्या था, ये माइनस आ रही, ये माइनस आ रही और ये माइनस आ रही, तो टोटल कितने हो गए थे, एच इज इक्वल टू -3 आ रही, करेक्ट। नाउ हैव यू अंडरस्टूड? Not really. नॉट रियली, सो क्या डाउट है बेटा इसमें आपको? Basically, if positive side में if we go at a distance of 3 RE, so the gravitation force there will be G by 9. बेटा लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, एक्चुअली आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप एट अ हाइट जा रहे हो, ठीक है, और ये क्या है बेटा, एट एन डेप्थ जा रहे हो, दिस इज द एट एन हाइट एंड दिस इज एट अ डेप्थ, so the basic significance is this is representing your height and this is representing your depth, आप कितने डेप्थ तक जा सकते हो, ठीक है। तो डेप्थ कितना हो सकता है, माइनस आ रही तो हो सकता है, और उसके बाद डेप्थ क्या होगा, और इंक्रीज करेगा, करेक्ट, अंडरस्टूड। अब आगे समझ में, वन इज रिप्रेजेंटिंग योर हाइट एंड द अदर वन इज रिप्रेजेंटिंग योर डेप्थ, सो इफ वन इज पॉजिटिव तो उसका मतलब ये है कि दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, करेक्ट और नॉट? बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। अगर क्वेश्चन में आता है एग्जाम में, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई हो सकता है बोल दे G/5 पे निकालो, G/6 पे निकालो, G/8 पे निकालो, या ट्वाइस ऑफ G पे निकालो, राइट। सो ये क्वेश्चन वैल्यू चेंज करके किसी भी तरीके से आ सकता है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड below the surface of the earth. Now we will understand gravity below the surface of the earth, correct? Let's suppose beta let's suppose this was our earth, this, okay, earth, ठीक है। तो बेटा ये क्या है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और अब हम क्या कर रहे हैं, देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटी सरफेस पे हमने निकाला था, GS है, करेक्ट, ठीक है। तो अब हम मान लो हम एक पॉइंट पे निकाल लें, ठीक है, ये मान लिया एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कवर करने के लिए हमने क्या कर लिया है, ये बेटा क्या है, एक हमारा इमेजिनरी सर्कल है, ठीक है, ठीक है बेटा, ये क्या है हमारा इमेजिनरी सर्कल है, ठीक है। अब ये इमेजिनरी सर्कल क्यों बनाया हमने, क्योंकि यहां से जो हम अज्यूम कर रहे हैं, यहां से जो बेटा इसकी जो मान लो सरफेस से जो इसका डिस्टेंस है, हम मान लेंगे इसका डेप्थ जो है वो D है, करेक्ट, करेक्ट बेटा, जो सेंटर से जो हमारा सरफेस से, सॉरी, जो हमारा डेप्थ है उसे हमने मान लिया D है, करेक्ट, करेक्ट। अब ये जो हमारा सेंटर है, हम जानते हैं कि बेटा जो हमारा रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ इज नथिंग बट दिस इज RE, RE है, करेक्ट, करेक्ट। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा बेटा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, RE बड़ा है, करेक्ट, RE बड़ा है, D छोटा है, तो दिस विल बी RE माइनस D, करेक्ट, करेक्ट। और यहां पे जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी इस वाले पॉइंट पे, सरफेस पे GS है, तो डेप्थ पे क्या होगी, GD, मान लेते हैं कि एट एन डेप्थ GD है, करेक्ट। और हम एक चीज और लेके चल रहे हैं, व्हाट इज आवर अजम्पशन, हम मान के चल रहे हैं जो अर्थ का जो डेंसिटी है दैट इज कांस्टेंट, ठीक है, वी आर अज्यूमिंग डेंसिटी ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट, ये हमारा क्या अजम्पशन है। डेंसिटी डेप्थ में इंक्रीज करती है। बेटा डेंसिटी डेप्थ के साथ में इंक्रीज भी करती है, और फिर देखो तो जो बिल्कुल सेंटर ऑफ द अर्थ है, जो कोर है, वहां पे हाईली डेंस होता है, तो what we are assuming for our derivation, we are assuming that density is constant, right? बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो रहा है डेंसिटी का, so we are assuming density is constant, करेक्ट। इसीलिए तो बेटा हम क्या लेते हैं, we take mean density, we take mean density, करेक्ट। we do not take कि अभी डेंसिटी सॉइल है तो सॉइल पे कितना होगा, अंदर और जाएंगे तो कैसा होगा, है ना, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की डेंसिटी नहीं लेते हैं हम, इसीलिए क्या लेते हैं, मीन डेंसिटी लेते हैं, करेक्ट।
सो व्हाट विल बी मास ऑफ अर्थ? मास ऑफ अर्थ इज नथिंग बट वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो वॉल्यूम कितना होगा बेटा? 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू डेंसिटी. डेंसिटी दैट इज रो. सो मास ऑफ अर्थ विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा? 4/3 पाई. करेक्ट बेटा. ये जो हमारा आर ई था ये हमारा किसके लिए था? अर्थ के लिए था. बट अभी हम किसके लिए ले रहे हैं? ये बेटा सरफेस के लिए था. ये वाली चीज सरफेस के लिए थी, फॉर सरफेस. ठीक है. बट हम किसके लिए कर रहे हैं? अभी हम कर रहे हैं डेप्थ के लिए. तो ये जो आर ई होगा, आर ई को रिप्लेस कर देंगे हम आर ई माइनस डी से इंटू रो. करेक्ट. दिस इज फॉर डेप्थ. करेक्ट और नॉट? करेक्ट. करेक्ट. Now what will be the force? Force of gravitation. Force of gravitation will be nothing but mass of earth, mass of, let's suppose यहाँ पे जो बेटा मास कंसंट्रेटेड है उसका मास क्या है? mp है. करेक्ट. mp. एंड दिस विल बी r माइनस डी का होल स्क्वायर. करेक्ट. यही होना चाहिए. करेक्ट. सो वी विल पुट दिस थिंग हेयर. तो कितना हो जाएगा बेटा? g me mp. ठीक है. मास ऑफ अर्थ की जगह पे हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे 4/3 पाई आर ई माइनस डी क्यू इंटू रो इंटू मास ऑफ पी. ठीक है. दिस विल बी आर ई माइनस डी स्क्वायर. करेक्ट. करेक्ट. So if you solve, if you simplify this, you will get g multiplied by 4/3 into pi this r e minus d का होल स्क्वायर. और यहाँ पे एक स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. सिर्फ क्या बचेगा? r e माइनस डी बचेगा. ठीक है. नाउ ये क्या हो जाएगा? रो इंटू एम पी. करेक्ट. करेक्ट बेटा. नाउ बेटा आप जानते हो ये जो फोर्स होगा, अनदर फोर्स, लेट अस अज्यूम दिस इज आवर इक्वेशन 1. ठीक है. और आप जानते हो बेटा फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितनी होगी? वेट कितना होगा? वेट कितना होगा? मास ऑफ दैट पॉइंट, मास ऑफ दैट कंसंट्रेटेड. हम यहाँ पे कंसंट्रेटेड मास ले रहे हैं ना डेप्थ में, क्योंकि हमने ग्रेविटी निकाली ना बेटा. तो इसलिए क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे हमने एक मास अज्यूम किया था. तो मास ऑफ दैट पॉइंट, मास ऑफ दैट कंसंट्रेटेड थिंग मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटी एट डेप्थ. उस पे ग्रेविटी कितनी लग रही होगी डेप्थ पे. करेक्ट और नॉट? करेक्ट. ठीक है. सो बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट वी कैन राइट इन द नेक्स्ट पेज. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट वी कैन राइट? वी कैन राइट mp multiply by gd. this is nothing but this is equal to g multiply by 4/3 into pi multiply by re minus d multiply by density. Correct? Correct. Into mp. So mp and mp will cancel out and we'll get gd as nothing but 4/3 pi re minus d into rho. Correct? Correct. This is our equation number 3. Correct. So if डेप्थ के लिए इतना है तो सरफेस के लिए कितना होगा? सरफेस के लिए भी हम लिख सकते हैं g 4/3 पाई. सरफेस के लिए क्या होगा बेटा? सिर्फ आर ई होगा, क्योंकि डेप्थ क्या होगा? सरफेस पे डेप्थ क्या होता है? 0 होता है. करेक्ट और नॉट? करेक्ट. नाउ डिवाइड दिस इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4. ठीक है. तो इक्वेशन 3 divided by equation 4. What we will get beta? GD divided by GS is nothing but RE minus D upon RE. Correct? Correct beta. So if you will solve, आपको क्या मिलेगा बेटा? 1 minus D upon RE. Correct? Correct बेटा. So if you will simplify, जो GD होना चाहिए, GD क्या होना चाहिए बेटा? Surface multiply by 1 minus d upon re. करेक्ट. तो बेटा यहां से आपको क्या पता चल रहा है? ग्रेविटी डेप्थ पे इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? ध्यान से सोचो, ऐसे कहीं रैंडम गेस नहीं करना है.
आप इक्वेशन को देखो और फिर बताओ कि ग्रेविटी डेप्थ पे जाने से इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ध्यान से देखो इक्वेशन को, ऑब्जर्व करो कि इक्वेशन में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या क्या चीजें हैं और कैसे काम करती हैं। सर डिक्रीज कर रही है इक्वेशन को देखने के बाद, बट आई थिंक इंक्रीज होनी चाहिए, तो मेरे को पता नहीं कि कैलकुलेशन में एरर लगेगा। इंक्रीज क्यों करनी चाहिए बेटा, इंक्रीज क्यों करनी चाहिए? करेक्ट, देखो ये बेटा डेप्थ जो होगा, डेप्थ, ठीक है, डेप्थ आप कुछ भी ले लो, डेप्थ की वैल्यू कुछ भी ले लो, आर ही ले लो। लेट सपोज अगर डेप्थ की वैल्यू हम रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ले लें तो क्या होगा बेटा, लेट सपोज वी आर फाइंडिंग ऑन द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, लेट सपोज वी आर फाइंडिंग ऑन द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो सेंटर ऑफ द अर्थ पे क्या होगा बेटा, जो डेप्थ होगा वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर आ जाएगा। करेक्ट, करेक्ट होगा कि नहीं होगा बताओ। तो सेंटर पे अगर देखोगे बेटा, तो सेंटर पे यानी जीसी जो होगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। यानी सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या होगी बेटा, सेंटर ऑफ अर्थ पे ग्रेविटी 0 होगी। करेक्ट, ठीक है। अब बेटा जैसे जैसे आप और डेप्थ पे जाओगे, तो डेप्थ पे जाओगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, समटाइम्स देखो डी की वैल्यू हो सकता है कभी कितनी हो जाए, डी की वैल्यू, डी की वैल्यू हो सकता है हाफ हो जाए आर ई के, या डी की वैल्यू कितनी हो जाए 3/2 हो जाए आर ई के, या कोई भी वैल्यू ले लो आप, अज्यूम कर लोगे तो ये क्या मिलेगा बेटा, जीडी जो होगा आपका वो क्या होगा, विल बी ऑलवेज लेस देन द ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। आप कुछ भी रख के सब्स्टिट्यूट करके देख लो, ये इक्वेशन है, सो दिस इक्वेशन इज करेक्ट। सिर्फ सेंटर ऑफ द अर्थ पे ग्रेविटी क्या होगी, ग्रेविटी विल बी व्हाट, ग्रेविटी विल बी 0। तो अभी हमने दो फॉर्मूला देखे, कौन कौन से फॉर्मूलाज देखे, एक हमने देखा g ऑफ h इज नथिंग बट g ऑफ h, दिस इज 1 - 2h अपॉन आर ई, एक ये केस देखा, और एक ये केस देखा जी डी इज इक्वल टू जी एस 1 - डेप्थ अपॉन आर ई, ये देखा। सो आप अगर दोनों इक्वेशन को देखो, दोनों अगर इक्वेशन को ऑब्जर्व करें, तो इन बोथ केसेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद हाइट एंड डेप्थ। करेक्ट और नॉट, करेक्ट बेटा, in both cases you can write here, in both cases acceleration due to gravity decreases, चाहे डेप्थ के साथ हो, विद डेप्थ या फिर विद हाइट। करेक्ट। अब क्वेश्चन ये है, ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि दोनों केसेस में हाइट के साथ में और डेप्थ के साथ में, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा, ये पक्की बात है, क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होता है, क्योंकि बच्चे समझ के नहीं जाते ना बेटा, रट लेते हैं, तो इसीलिए रट के भूल जाते हैं, कि कई बार होता है कि उन्हें लगता है कि इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, कंफ्यूजन होता है, बट इफ यू रिमेंबर द करेक्ट इक्वेशन आप देख के बता सकते हो, ठीक है। तो इन बोथ केसेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल डिक्रीज, चाहे हाइट के साथ हो या डेप्थ के साथ में हो, ठीक है। बट माय क्वेश्चन इज, हाइट के साथ में ज्यादा तेजी से डिक्रीज होगा या फिर डेप्थ के साथ में ज्यादा तेजी से डिक्रीज होगा। सो माय क्वेश्चन इज, force of gravitation attraction, acceleration due to gravity will decrease at a faster rate, for which case, with height it will decrease in a faster rate, or with a depth this will increase in a faster rate। दोनों इक्वेशंस देख के आप क्या कह सकते हैं बेटा, बताइए। करेक्ट। सो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, सो यू कैन राइट योर कंक्लूजन, वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन due to gravity decreases at a faster rate with
इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड या फिर हाइट बोल सकते हैं, एज कंपेयर टू द करेक्ट, करेक्ट बेटा, अंडरस्टूड, इजी. Now let us move to the next concept, that is variation of acceleration due to gravity with latitude. Correct? With latitude. ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा. वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू लैटिट्यूड. ठीक है, तो लैटिट्यूड के लिए सबसे पहले हम बना लेते हैं हमारा रेडियस ऑफ अर्थ. तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या होगा बेटा, कुछ ऐसे दिखेगा रेडियस ऑफ अर्थ, ऐसे. करेक्ट, करेक्ट. हम मान लेते हैं कि हमें किसी पॉइंट पे निकालना था, मान लो एट अ डिस्टेंस एट एन लैटिट्यूड आर निकालना है. ठीक है, तो जहाँ पे निकालना है उसके लिए हम एक वहाँ का छोटा सा रेडियस बना लेते हैं कि वहाँ पे रेडियस कितना होना चाहिए, है ना. तो लेट अस ट्राई एग्जैक्टली. अब बन गया. ठीक है, करेक्ट, दिख रहा है बेटा. गुड. अब देखो बेटा, ये क्या है हमारा, ये हमारा सेंटर ऑफ द अर्थ है. ठीक है, ये जो इतना डिस्टेंस होगा बेटा क्या होगा, ये आर ही होगा. ये अगर देखो बेटा तो क्या है, ये दिस इज व्हाट, दिस इज आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ. ठीक है, और यहाँ पे किसी पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, किसी पॉइंट पे निकालना चाहते हैं क्या, ग्रेविटी. ठीक है, तो मान लेते हैं यहां से सेंटर से जो उसकी डिस्टेंस होगी, यहां से सेंटर से लेके यहां तक, ये भी कितनी होगी, करेक्ट, ये भी कितनी होगी, ये भी आर ही होगी, रेडियस ऑफ द अर्थ. करेक्ट. यहां से एक हम क्या करते हैं, छोटा सा कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं, यहां से ऐसे ऐसे करके. बेटा ये वाला जो आर होगा, ये वाला आर कितना होगा, ये वाला आर, ये वाला आर क्या होगा, ये वाला आर स्मॉल आर होगा. ठीक है, क्योंकि इस रेडियस में और इस रेडियस में अंतर है, देखो है ना अंतर. करेक्ट. सो क्या होगा, ये स्मॉल आर होगा. और ये मान लेते हैं हमारा कुछ एक्सिस मान लेते हैं, तो मान लेते हैं एक्सिस, ये हमारा क्या है बेटा, मान लो कुछ ऐसे एक्सिस टाइप. ठीक है, नाउ मान लेते हैं क्योंकि हम लैटिट्यूड पढ़ रहे हैं तो लैटिट्यूड मींस एंगल. ठीक है, तो यहां से मान लो एंगल लैम्डा बना रहे हैं. करेक्ट, करेक्ट, लैम्डा बना रहा है. ठीक है, तो इस वाले पिक्चर को, ये जो इतना पिक्चर है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पिक्चर. ये बेटा, और ये एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है. करेक्ट, करेक्ट. अगर ये लैम्डा है बेटा, ये अगर लैम्डा है तो ये भी कितना होना चाहिए, ऑल्टरनेट एंगल, ये भी लैम्डा होना चाहिए. करेक्ट और नॉट, करेक्ट, करेक्ट. ये हमारा क्या है, पॉइंट पी है. अब इस सिनेरियो को हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये कुछ ऐसा होगा. ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए. यहाँ पे हमारा पॉइंट पी है, पी. ठीक है, ये वाला एंगल कितना है बेटा, फिगर के हिसाब से ये लैम्डा होना चाहिए, लैटिट्यूड एंगल. ये हमारा 90 डिग्री है. ये हमारा स्मॉल आर है, यानी डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट जहां पे हम लैटिट्यूड निकाल रहे हैं. और ये हमारा, ये भी क्या होगा, ये भी लैम्डा होगा. और ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये क्या होगा, आर ई होगा, रेडियस ऑफ अर्थ. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट बेटा. और अब ये बताओ कॉस, कॉस लैम्डा क्या होगा, कॉस लैम्डा, कॉस क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. करेक्ट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो कॉस लैम्डा क्या होना चाहिए, बेस. व्हाट इज बेस, देखो बेटा बेस क्या होगा, इस एंगल के सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर. ठीक है, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज. तो बेस क्या होगा, बेस हुआ स्मॉल आर. हाइपोटेन्यूज क्या होगा बेटा, आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ. तो इस हिसाब से जो आर होगा, स्मॉल आर विल बी नथिंग बट आर कॉस लैम्डा. करेक्ट और नॉट, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट बेटा, करेक्ट.
सो वी हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, ठीक है। अब अगर आपको ये बात समझ में आती है बेटा, ये बात अगर समझ में आती है आपको, तो आप मुझे एक चीज और बताइए। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन और करता हूँ इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दिस फोर्स को बैलेंस करेंगे, ठीक है, करेक्ट। फोर्सेस को बैलेंस क्या करेंगे? अब अगर मान लो ये यहाँ पॉइंट होता, ये यहाँ पॉइंट है, तो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे बेटा एट एन एंगल लैम्डा? एक तो mg लग रहा होगा, फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक फोर्स कौन सा लग रहा होगा? करेक्ट, एक तो बेटा ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होगा और एक फोर्स और लग रहा होगा इस पे। वो कौन सा फोर्स होगा? मान लो यहाँ पे एक प्लैनेट ही होता, लेट्स सपोज यहाँ पे एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो क्या होगा बेटा उसका फोर्स? देखो, इसकी खुद की एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, करेक्ट, होगी कि नहीं होगी? तो दैट टेंजेंशियल वेलोसिटी विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो इसी वजह से बेटा वर्क डन इन अ सर्कुलर मोशन क्या होता है? वर्क डन इन अ सर्कुलर मोशन इज जीरो। कोई भी सैटेलाइट अगर रिवॉल्व करता है बेटा अराउंड अ सर्कुलर ऑर्बिट, तो उसका वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा, करेक्ट और नॉट? क्यों? क्योंकि बेटा जो हमारा फोर्स होता है वो ऑलवेज क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, और वर्क डन क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा, और कॉस 90 कितना होता है? जीरो। दैट इज वाई वर्क डन बाय अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज ऑलवेज जीरो, करेक्ट होता है, करेक्ट, ठीक है। अब बेटा आप ये देखो कि इस पे क्या लग रहा होगा? एक रेडियल फोर्स लग रहा होगा, करेक्ट, करेक्ट और नॉट? रेडियल फोर्स, और एक फोर्स इस पे लगेगा ग्रेविटी फोर्स। और ग्रेविटी कहां होता है बेटा? हमेशा सेंटर ऑफ द अर्थ पे लगता है, करेक्ट और नॉट? जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी प्लैनेट होता है, जो भी चीज होती है, ऑब्जेक्ट होता है, सैटेलाइट होता है, वो कहां हमेशा पुल होता है? सेंटर ऑफ द अर्थ पे ही तो पुल होता है, करेक्ट, करेक्ट और नॉट बेटा? करेक्ट। तो अगर आप ये वाला एंगल देखो बेटा, ये वाला अगर एंगल देखो बेटा, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा? कितना होगा ये वाला एंगल? अगर ये एंगल लैम्डा है बेटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये भी लैम्डा होगा, करेक्ट, करेक्ट और नॉट बेटा? करेक्ट। अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो अगर आप, तो क्या होना चाहिए बेटा? लैम्डा होना चाहिए, ठीक है। और ये वाला फोर्स हमारा कितना है? ध्यान से देखो कौन सा एंगल लैम्डा होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल ले रहे हैं ना हम, तो अगर ये लैम्डा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला लैम्डा होगा ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल तो लेते हैं बेटा, देखो है वर्टिकली अपोजिट, ये एंगल कितना होगा? लैम्डा होगा। और ये जो फोर्स होगा ये रेडियल फोर्स होगा, एफ आर। और रेडियल फोर्स क्या होता है बेटा? एम वी स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रीपिटल फोर्स। होता है कि नहीं होता है बेटा, बताओ? सेंट्रीपिटल फोर्स ही होता है, ठीक है, ये वाला फोर्स एफ आर, ये एफ आर। अब इसको अगर रिजॉल्व करोगे बेटा तो कितना होगा? ये एफ आर कॉस लैम्डा होगा, करेक्ट और नॉट बेटा? करेक्ट, करेक्ट। और ये वाला कौन सा फोर्स होगा बेटा? ये हो जाएगा एम जी, ठीक है, एम जी होगा ना। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होना चाहिए बेटा, यानी कि यहाँ पे जो ग्रेविटी होगी इस वाले पॉइंट पे मान लेते हैं जी डैश होगी, तो यहाँ पे जो जी डैश होगा, एम जी डैश, वो क्या होगा? एम जी माइनस सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी ये वाला फोर्स इस वाले लाइन के अलॉन्ग। अगर हम इसको फोर्स को अगर बैलेंस करें तो इस वाले क्या होना चाहिए बेटा? एफ आर कॉस लैम्डा, ये होना चाहिए ना। एम जी डैश इज इक्वल टू एम जी एफ आर क्या है बेटा? एम वी स्क्वायर अपॉन आर, करेक्ट, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पेज में जो मूव करते हैं बेटा, देखते हैं। तो ये जो बेटा होगा एम जी डैश विल बी इक्वल टू एम जी माइनस एम आर। अब आप जानते हो बेटा v इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा, करेक्ट और नॉट? करेक्ट। सो फोर्स क्या था बेटा? फोर्स था एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो एफ आर कितना हो जाएगा? अगर आप v की जगह पे आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अगर रख दो, कितना हो जाएगा बेटा? डिवाइडेड बाई आर। तो एफ आर सेंट्रीपिटल फोर्स,
कितना हो जाएगा बेटा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट और नॉट, करेक्ट, कितना हो जाएगा बेटा, एम आर ओमेगा स्क्वायर और एक क्या था, कॉस लैम्डा था, तो दिस विल बी कॉस लैम्डा, करेक्ट, करेक्ट बेटा। तो अगर हम, तो अब जी डैश की वैल्यू कितनी होगी, एम एम कॉमन ले लेंगे तो कितनी होगी, जी डैश की वैल्यू होगी आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, और लैम्डा क्या है बेटा, लैम्डा इज व्हाट, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या है बेटा, लैटिट्यूड एंगल, करेक्ट, करेक्ट बेटा, करेक्ट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब अगर आप बेटा ये जो आर है, दिस आर, आर अगर आप कहां लेते हो, अगर ये आर आर के बराबर हो जाए तो हम कहां पे अज्यूम कर रहे हैं बेटा, वी आर टेकिंग इट एट इक्वेटर, करेक्ट और नॉट। सो एट इक्वेटर लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट बेटा, 0 डिग्री, करेक्ट और नॉट। इक्वेटर पे लैम्डा 0 होगा तो जी डैश विल बी इक्वल टू जी, इक्वेटर पे जो स्मॉल आर होगा वो कैपिटल आर के बराबर होगा, आर के बराबर होगा, this will be omega square cos 0 will be equal to 1. So at equator value of g will be what, g dash minus re omega square, correct. At poles means lambda is equal to 90 degree, north pole and south pole, correct, correct beta. So what will be cos 90, 0, cos 90 is 0, cos 0 is 1, correct. So g dash will become v minus, so complete this term will become 0, so this will be 0. So if you find at poles this g dash is exactly equal to z, correct, correct beta, have you understood, correct. Now you can find, let's suppose they are asking in the question, if you are asking that find the, let's suppose they will give a scenario based question, they will say that there is a satellite which is revolving in a circular orbit, and then वो बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा क्लोज है सरफेस के, एंड फिर आपको वो लैटिट्यूड एंगल बोलेंगे, दे विल गिव लैटिट्यूड एंगल लैम्डा, एंड फिर वो बोलेंगे आप बताइए जी डैश कितना होगा, राइट, करेक्ट. सो कैन यू फाइंड वैल्यू ऑफ जी डैश बाय दिस इक्वेशन. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बेटा ये क्या है, स्पेशल केसेस है, ठीक है, स्पेशल केसेस, ठीक है, ये भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट. आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा, करेक्ट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज gravitational field intensity. Gravitational field intensity. What is the unit of gravitational field intensity? Newton per kg. So now let us understand gravitational field intensity. Correct? Gravitational field intensity क्या होता है बेटा? Correct. करेक्ट. वी लाइक अगर हम ग्रेविटी इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल अगर हम अगर इंटेंसिटी निकालते हैं तो क्या करते हैं, वी डिवाइड बाय चार्ज, प्लस क्यू माइनस क्यू, जो भी चार्ज होता था उससे हम डिवाइड करते थे फोर्स को. तो इन अ सिमिलर वे अगर हम मास से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्मॉल जी तो मिलता है. करेक्ट, करेक्ट और नॉट बेटा, करेक्ट. अगर आप किसी हाइट पे निकालना चाहते हो तो कितना होगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, करेक्ट. तो दिस इज योर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, करेक्ट, यानी फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जिस पे आप निकाल ले हो, ठीक है. गॉट इट बेटा, कोई डाउट है इसमें, एनी डाउट्स. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड
gravitational potential energy. What do you mean by gravitational potential energy बेटा? Gravitational potential energy क्या होती है? देखो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो वर्क डन होता है बेटा, वर्क डन बाय अर्थ ग्रेविटेशनल पुल टू टेक अ मास फ्रॉम इंफिनिटी टू सम रेडियस आर. मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था कि क्या करते थे, चार्ज को हम इंफिनिटी से किसी डिस्टेंस आर पे लाते थे, तो उसमें जो किया हुआ वर्क डन होता था वही क्या होता था बेटा, वही हमारा ग्रेविटेशन, वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता था. ये बेटा पढ़ा है आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, करेक्ट. सो नाउ वी विल यूज दैट सेम कॉन्सेप्ट इन अंडरस्टैंडिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हो एज this is as the work done by earth gravitational pull to take a mass m from infinity to some radius r. Correct? Understood? Understood beta. So now let us derive, right? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेट अस टेक. ठीक है बेटा, तो हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, मास ऑफ अर्थ एम. करेक्ट बेटा, ये कोई मास है जिसको हम क्या कर रहे हैं बेटा, इंफिनिटी से ला रहे हैं. ठीक है, करेक्ट. तो अगर इंफिनिटी से ला रहे हैं तो हमें वो डिस्टेंस नहीं पता, तो इसलिए वो डिस्टेंस हम क्या मान के चल रहे हैं बेटा, एक्स मान के चल रहे हैं इन जनरल. ठीक है, करेक्ट. ठीक है, बताओ बेटा, इंफिनिटी से यहाँ किसी नोन डिस्टेंस पे ला रहे हैं, मान लो ये हमारा कोई नोन डिस्टेंस है, और ये नोन डिस्टेंस क्या है बेटा, नोन डिस्टेंस इज नथिंग बट दिस इज आर. ठीक है, इंफिनिटी यानी एक्स से लेके आर तक ला रहे हैं. ठीक है, अगेन ये क्या होगा बेटा, दिस विल बी आवर पॉइंट पी, दिस इज नथिंग बट यू कैन अज्यूम दिस इज आवर पॉइंट क्यू. पॉइंट पी से पॉइंट क्यू की तरफ ला रहे हैं, ये आर डिस्टेंस है. मास बेटा क्या है, मास सेम है, सेम ऑब्जेक्ट है ना. करेक्ट. तो वर्क डन क्या होना चाहिए बेटा, वर्क डन शुड बी फोर्स इंटू डिस्टेंस. करेक्ट, क्या होना चाहिए बेटा, फोर्स इंटू, तो फोर्स क्या होगा बेटा, फोर्स इज नथिंग बट जी एम ई एम डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. करेक्ट, स्मॉल डिस्टेंस से ब्रिंग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू दिस डिस्टेंस. करेक्ट, करेक्ट. तो कहां से ला रहे हैं बेटा हम, वी आर ब्रिंगिंग दिस मास फ्रॉम इंफिनिटी, तो फ्रॉम इंफिनिटी टू एक्स, है ना. तो इसीलिए बेटा जो हमारा वर्क डन होगा डी डब्ल्यू विल बी व्हाट, जी एम ई एम एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डी एक्स. करेक्ट. तो इसको इसीलिए हम इंटीग्रेट कहां से करेंगे बेटा, कहां से ला रहे हैं इसको हम, फ्रॉम इंफिनिटी टू एक्स, फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, फाइनाइट डिस्टेंस, है ना. करेक्ट और नॉट, करेक्ट, करेक्ट. सो दिस विल बिकम डब्ल्यू एंड जी एम ई एम, ये सब क्या बेटा कांस्टेंट है. करेक्ट, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, सो विल गेट डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर माइनस 2. करेक्ट, करेक्ट. एंड वी नो जी एम ई एम, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1. करेक्ट, लिमिट लगा देंगे इंफिनिटी से लेके आर तक. करेक्ट और नॉट, करेक्ट. So this work done will be nothing but G M E M. You can write this as -1 upon x. Correct? Correct, beta. Can you write in this way? Infinity to r. Correct? So this work done will be what beta? G M E M from infinity, from r to infinity means -1 by r minus 1 by infinity. So 1 by infinity is what beta? This is equal to 0. So work done will be minus GME M upon r. Correct?
And this r can be written as re plus h. You have to focus bit to keep this in mind that we are always taking the distance from the center of the planet, right? So this r is nothing but re plus h. I am writing this in general term r, correct? Small r, right? Correct, beta? Correct? So this is the value of work done. Value of work done, let us assume this is our equation 1, correct? Now let us find gravitational potential. So what is gravitational potential? Gravitational potential, this is nothing but beta V, that is work done divided by what beta? Divided by that mass. So work done divided by that mass m. So work done is what beta? Minus g me m upon r. M is already there, m. So m and m will get cancelled out and we will get g me upon r. So value of gravitational potential is nothing but g me upon r. Correct? Correct or not beta? Correct? This is very important. अब क्वेश्चन कैसे आएगा इससे? क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करती है बेटा? दैट डिपेंड्स अपॉन दी, दैट इज बेटा जी और एम क्या है? दोनों कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. करेक्ट? करेक्ट बेटा? सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. क्वेश्चन कैन बी फ्रेम फ्रॉम दिस ओनली कि कैसे क्वेश्चन दे सकते हैं. ठीक है? करेक्ट? अंडरस्टूड बेटा? कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है तो पूछ लो. Any doubts? All this is very important, very important. ठीक है? Now let us understand circular orbits. Circular orbit. Correct? Circular orbit. Circular orbits. ठीक है? ये मान लो बेटा ये क्या है? This is our Earth. Assume this is our Earth. करेक्ट? अर्थ है बेटा ये हमारा, एंड लेट अस अज्यूम देयर इज अ सैटेलाइट व्हिच इज रिवॉल्विंग. अज्यूम दिस इज आवर सैटेलाइट, करेक्ट? दिस इज आवर व्हाट? सैटेलाइट. करेक्ट? करेक्ट बेटा? करेक्ट और नॉट? करेक्ट? अब अगर ये सैटेलाइट है, ये हमारा क्या कर रहा है? दिस इज ऑर्बिटिंग अराउंड दिस प्लैनेट अर्थ, राइट? सो कंसिडर दिस केस. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ऑर्बिटल वेलोसिटी फर्स्ट. ऑर्बिटल वेलोसिटी. सो व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी? जो ऑब्जेक्ट होगा इसका जो वेलोसिटी होगा बेटा, दिस वेलोसिटी विल बी ऑलवेज इन अ व्हाट बेटा? इन अ टेंजेंशियल डायरेक्शन. ऐसे होगा, करेक्ट और नॉट? सो दिस वेलोसिटी विल बी ऑलवेज इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, करेक्ट? अब इस पे जो फोर्स लग रहा होगा बेटा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, कौन सा फोर्स लग रहा होगा बेटा इस पे? एक इस पे लग रहा होगा, इसको बार बार सेंटर की तरफ पुश करने के लिए एक फोर्स लग रहा होगा बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स. और इस सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन बैलेंस करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, करेक्ट? और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है बेटा? दैट इज आउटवर्ड्स, करेक्ट और नॉट? करेक्ट? और इस वाले फोर्स को कौन बैलेंस करता है? इस वाले फोर्स को कौन बैलेंस करता है? दैट इज बैलेंस बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, करेक्ट? करेक्ट बेटा? सो ये वाला जो फोर्स होगा हमारा, ये वाला फोर्स क्या होगा बेटा हमारा? दिस विल बी नथिंग बट mv स्क्वायर बाई आर, करेक्ट? और ये वाला जो फोर्स होगा ये कौन सा होगा हमारा? कैपिटल एफ. ठीक है? तो कैपिटल एफ इज नथिंग बट जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच स्क्वायर, करेक्ट बेटा? एंड
ये जो हमारा mv²r है, इसको मान लेते हैं ये जो v है, v इज नथिंग बट vo, ऑर्बिटल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई r। करेक्ट? करेक्ट बेटा? This is beta force of, this is universal gravitational constant, this is capital F, and this capital F is balanced by what beta, mv² upon r। और ये जो v है, v को हम स्पेसिफिकली क्या लेके चल रहे हैं, vo लेके चल रहे हैं, तो यू कैन रिप्लेस दिस v बाय vo, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिट में जो वेलोसिटी है उसी को तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे। करेक्ट? करेक्ट? So now let us try to find what is this, and this r, this small r, you can write the small r as re plus h। correct? We are assuming that ये किसी height पे, at an height h, ये क्या कर रहा है, revolve कर रहा है। ठीक है? तो you can assume this is from the center of the earth, you can assume this is re and this is h, so re plus h। correct? Correct beta? Correct or not? Correct? So now let us equate these two equations, gme upon re plus h whole square, and here you can write as mass of that, this m is nothing but mass of that planet. Can we find force of gravitation between mass of earth and mass of planet with this relation? Correct? And this is nothing but re plus h. So 1 re plus h and 1 re plus h will get cancelled out, and 1m and 1m will get cancelled out. So you can get vo is nothing but under root of gme upon re plus h. So this is the expression of your orbital velocity. Orbital velocity. Now can you tell, if you'll focus here, this orbital velocity, is independent of the mass of the satellite itself. Correct or not beta? Correct? So no matter what, आप चाहे कोई हैवी सैटेलाइट लेके जाओ या आप चाहे क्यूबसैट लेके जाओ, जो क्यूबसैट बहुत छोटी छोटी सैटेलाइट्स होती हैं, या कोई बड़ा सैटेलाइट लेके जाओ, योर ऑर्बिटल वेलोसिटी विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द सैटेलाइट। दैट विल ओनली डिपेंड अपॉन दिस re plus h। re is also constant, h is variable. So orbital velocity directly depends upon root of re plus h. Correct or not beta? Correct? Correct? This is very important. Very important. You have to keep this in mind. Correct? आगे बढ़े? Now let us understand work done. वर्क डन इन अ सर्कुलर मोशन या फिर सर्कुलर ऑर्बिट। एंड क्या होगा बेटा, वर्क डन क्या होना चाहिए, हमेशा 0 होना चाहिए ना। दिस विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0। करेक्ट? क्या होना चाहिए बेटा, वर्क डन क्या होना चाहिए, बिकॉज वर्क डन क्या होगा बेटा, वाई दिस इज 0, बिकॉज जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी हमेशा क्या होगी बेटा, सर्कुलर मोशन में ऑलवेज टेंजेंशियल। Correct or not? Always tangential. So if you find this is always perpendicular. Force and this velocity is always perpendicular. Correct? So what is work done? F as cos theta. Correct beta? Correct? And this theta, if you see, this theta is always 90 degree. The angle between force and the displacement is always beta 90 degree. That is why क्या होता है बेटा, वर्क डन इन अ सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज 0। करेक्ट? तो बेटा जो वर्क डन होगा किसी भी सैटेलाइट का सर्कुलर ऑर्बिट में क्या होगा, 0 होगा। करेक्ट? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस ऑल्सो। करेक्ट? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड फॉर दिस सैटेलाइट। करेक्ट? टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड TC is nothing but circular circumference. Time is equal to what beta? Distance upon speed? No.
distance upon speed. So in this case, your distance is nothing but circular circumference. Correct? Correct or not, beta? Correct. Distance upon speed. Speed is nothing but velocity in circular orbit. Correct? So this TC is nothing but circular circumference. What is circular circumference? 2 pi r. See, what was circular circumference? This much. This is our circular circumference. Correct? So circular circumference कितना होगा बेटा? 2 pi r होता है. But what is this r? This r is nothing but re plus h. See, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? This distance re plus h. ठीक है? तो सर्कुलर सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा बेटा? 2 पाई r होता है तो कितना हो जाएगा? re plus h. करेक्ट? करेक्ट. डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन सर्कुलर ऑर्बिट. So we have find already VO. VO is nothing but under root of GME upon RE plus H. Correct? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? Under root of GME upon RE plus H. Correct? So this is the expression for time period. So you can find satellite का time period कितना होगा? Very important. This is very 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 important. Question will be asked from this. This formula only. Question will be asked. Direct question will be there. Correct. Let's suppose beta if in question they are assuming satellite is revolving very close to the earth. So if in case if the satellite is revolving very close to the earth, उस केस में क्या assume करोगे बेटा आप? उस केस में you will assume h as 0. तो उस केस में जो आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा that will be nothing but 2 pi re divided by under root of GME upon r. Correct? उस केस में if the satellite in a circular orbit and that is to revolving very close to the earth. Correct? तो उस केस में आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मॉडिफाई हो जाएगा. Have you understood beta? This is also very important. Correct? What we have done, take h as 0. Understood? This is very important, very important. Time period of a satellite. Correct? So I'll rewrite this formula, no worries. So this is nothing but this is 2 pi. This is general formula re plus h q divided by gm. This is general formula. Then what is this TC? TC is nothing but time period and if you see this time period TC, this TC is also independent of mass of the satellite. Independent and also we have found this VO orbital velocity was nothing but GME upon RE plus H. So if you'll observe this orbital velocity expression, this orbital velocity decreases with increase in height. So this decreases if your height increases. Correct or not? So your orbital velocity means your satellite will revolve at a, let's suppose there are two satellites. So this satellite from like this, let's suppose this is your center of the earth. So this will revolve at a slower VO than this one. Correct? Because it depends upon the height. No, everything is constant. The only variable is height. So this is independent of the mass of the mass of the satellite. So this VO dash will be less than VO. Correct or not?
So if you'll observe this equation and if you'll inculcate this habit of observing the equation itself, so you can solve, you can answer any MCQ question if you know the end result and you know the correct relation, right? Correct or not? So now let us understand total energy of the satellite. Correct? So what is total energy? Total energy of any object? Tell me beta, total energy of any object. What is total energy of any object? Correct. So this total energy is nothing but this is equal to kinetic energy of that object plus potential energy of the object. Correct? Correct beta? So in this case, if you'll observe, what was the kinetic energy of the satellite? This was revolving with an velocity VO. So you can tell that this kinetic energy is nothing but kinetic energy of the satellite is half mass of the satellite into VO square. Correct or not? This was the kinetic energy. Correct beta? And what was the potential energy? Potential energy, we have also like calculated this potential energy. Potential energy is what? This much. This much work done was our potential energy, correct? This expression was for potential energy. Correct or not beta? This is also very important. Very important. Okay? This is expression for what? Expression for potential energy. Correct? So this was potential energy. So now this total energy can be written as kinetic energy plus potential energy, right? So first of all, let us write kinetic energy. So kinetic energy will be equal to what beta? Half mass of the satellite multiplied by VO square, correct? And this half mass VO was equal to what beta? Under root of GME upon RE plus H, correct? Square is there, so we have to square, correct? So this kinetic energy is nothing but half GME M upon RE plus H. Correct or not beta? Correct? Or you can write this is nothing but GME M upon 2 times RE plus H. Correct? So this is your kinetic energy. Let us assume this is our equation 1. Correct? So we have already found potential energy is nothing but work done. Work done in bringing that mass from infinity to some distance r. Correct? So this was nothing but minus G ME M upon RE plus H. Correct? This is our equation 2. Correct? Now if we'll add equation 1 and 2, we will get expression for total energy. Correct? So now let us add equation first plus equation 2. So now adding equation first and second. So equation first, this total energy will be what beta? GMEM, this was our kinetic energy 2RE plus H minus, actually the plus sign was there, plus, but the expression of potential energy was in minus, correct? GME upon M upon RE plus H, correct? Correct beta? So we have to add these terms, so we'll get total energy is nothing but this is equal to
If you'll add, what you will get? LCM. If you will take LCM, you will get, this is half. Let us suppose, take this thing as common. This thing, RE plus H, if you take this as common, what you will get? You will get half minus 1. Correct? So half minus 1 is nothing but, this is equal to minus half. So you will get GME upon M upon minus half. Minus half is 2RE upon H. Correct? So this is the expression for total energy. Total energy of the satellite revolving in a circular orbit. Correct? Total energy of the satellite in a circular orbit. Correct? Correct, beta? Now let us see what is binding energy. Binding energy, this concept you will also learn in nuclear physics. Have you read this nuclear physics? Yes beta, nuclear physics, this concept come है ना, वहाँ पे भी आता है ये binding energy. So what is binding energy बेटा? Binding energy क्या होता है? देखो binding energy का मतलब ये है कि it is defined as how much energy needed to free a satellite from any planet's gravitational pull. Correct or not beta? Correct? Ansh, this is correct or not? So binding energy should be negative of total energy. Correct or not? Because total energy of that satellite revolving in a circular orbit was this total energy. But if you will supply this negative of exact total energy, your satellite will become free from the gravitational pull of that planet. Correct or not? Correct beta? Tell me it is correct or not. So binding energy must be equal to negative of that total energy. And total energy was what? Negative of GME upon M upon RE plus H. And that was also twice. This half of this. Correct? So this binding energy is nothing but this will be plus GME upon M 2 times RE plus H. Correct or not beta? Correct? 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 So this is very important. Very important. This is also very important. Correct? Understood? Now if you have understood this binding energy, now we will understand what is escape velocity. अब आपको समझ में आएगा कि what is the meaning of escape velocity. So what is escape velocity? Escape velocity is nothing but minimum. See, this is minimum. Minimum velocity required. Minimum velocity required to escape the planet's gravity. Correct or not beta? Correct? Correct. So let's suppose this is our Earth. Earth, alright, this is our Earth. Now let us assume this was small m mass. Let's suppose this was our rocket, small m. Now what you want? You want to launch this m, mass of rocket or mass of something, so that it will become free from the Earth's gravitational pull. Correct or not? Correct? Correct beta? So this object, you have to see this object is placed
on the surface of the, correct? Correct beta? Correct or not? Correct? So what should be the total energy of this thing? Yes. So if you want to this, see, if you want this beta to launch, if you want to launch this M from the surface of the earth, so what you need, how much energy you require? What energy you require beta? What energy you require? What energy you require? What energy you require? You require exactly binding energy. If you get this binding energy, if you supply this work done exactly equal to the binding energy, then your satellite or this mass will escape this gravitational pull of the earth, correct or not? Correct. So if you supply energy that is exactly equal to binding energy, if you supply a work done that will be exactly equal to binding energy, then actually we can escape the gravitational pull of the earth, correct? Correct. So how you will get this work done? This work done will be nothing but kinetic energy of this, we will supply this in the form of kinetic energy, we will launch, correct or not? Correct beta? And this G me upon m, this was Re plus H, correct? This was binding energy. Correct? So if you see this H, this is equal to 0 because this is placed on the surface of the earth. So if you solve, you get V E is nothing but under root of twice of GME upon M upon RE, and this will be nothing but RE upon this. Correct? We have multiplied this RE and RE. We have multiplied in the numerator and divided in the denominator, right? And of course this M and M will get cancelled out. So there will not be any M here, right? There will not be any M. M is not here, right? M got cancelled. So this V is nothing but, if you will see, this is nothing but 2GME upon RE. So this is also RE upon RE, correct? Correct? Correct beta? Now if you will see this, what is what is this thing? This term? Try to observe this term. What is this? RE square. What is GME upon RE square? Acceleration due to small g, correct? And this is RE. So this is the expression for escape velocity. So this escape velocity is independent of what? Independent of the mass of that object. Mass of that rocket, mass of that satellite, mass, it is independent of the payload, correct? So now let us get the value of E. So VE is nothing but under root of 2G RE, correct? So what is G? Small g? Small g is nothing but 9.81 meter per second square. What is this radius of Earth? 6378 kilometers, correct? Now if you substitute this entire thing, you will get exactly 11.186 kilometer per second. Have you understood beta? Have you understood this concept? That is why you get VE is nothing but escape velocity is this thing. So this formula is very important. समझ में आ रहा है बेटा?